रोक लेता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी भर जाता है। हाँ दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज इसी संदर्भ में उन मानव, उन व्यक्ति और उन विद्यार्थियों की बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ जो सिविल सेवा या इस तरह की महत्वपूर्ण सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की बात यहाँ की जाए तो मेरी समझ से इस संदर्भ में तीन तरह के लोग, तीन तरह के स्टूडेंट्स समाज में पाए जाते हैं। एक, या तो वो पत्थर के डर से आगे बढ़ना ही छोड़ देते हैं, लड़ना ही छोड़ देते हैं। दूसरे, या तो पत्थर से लड़ लड़ कर अपने आप को चूर कर लेते हैं। और तीसरे वो होते हैं जो पत्थर को पानी में बदल देते हैं, अपने मेहनत के बदौलत पत्थर को पिघलाकर सफलता प्राप्त करके हासिल कर लेते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, परेशानी यह नहीं है कि किसी व्यक्ति ने, किसी विद्यार्थी ने कोई ऊंचा ख्वाब देखा, उसे प्राप्त किया या नहीं किया, परंतु वास्तविक परेशानी यह होती है, उन्हें होती है जिन्होंने छोटे छोटे ख्वाब देखे, उनको प्राप्त कर लिया और फिर उनकी मुकाम वहीं तक रह गई और आगे वो कुछ कर नहीं पाए, वहीं तक उलझकर रह गए। दोस्तों, सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण सेवा है और इसको कैसे हासिल किया जाता है, कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, इस संदर्भ में मैं यहाँ आपसे कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेरा यह रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मित्रों, यूपीएससी या बीपीएससी, जेपीएससी या अन्य सिविल सर्विस की परीक्षाएं, पीसीएस की परीक्षाएं या ऐसी जो महत्वपूर्ण सेवाएं होती हैं, यह काफी गौरवान्वित, सम्मान देने वाली और प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली, आत्मसंतुष्टि प्रदान करने वाली सेवा होती है। जो भी व्यक्ति इसको पास करके सफलता प्राप्त करके पद पर हासिल जाते हैं, पद पर सुशोभित होते हैं, निश्चित रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और उनको कार्य करने के विस्तृत अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरकारी तंत्र का सहारा लेकर, सरकारी संसाधनों का उपयोग कर वो आम जनता की सेवा में काफी कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। मित्रों, इस सिविल सेवा की परीक्षा के सफलता के बाद हम देखते हैं क्या कि जो भी व्यक्ति इस पद पे आते हैं, देश के नीति निर्धारण में, कार्यान्वयन में, इम्प्लीमेंटेशन में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए दोस्तों, यह परीक्षा केवल एक एग्जामिनेशन नहीं है, केवल एक परीक्षा नहीं है। पास होने के बाद यह केवल एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एक नौकरी नहीं है, अपितु संपूर्ण कार्य संतुष्टि देने वाला, आत्मसंतुष्टि देने वाला और यह जॉब राष्ट्र, समाज और लोगों की सेवा करने का एक विस्तृत मौका देने वाला होता है। तो क्यों नहीं इसकी तैयारी बेहतर तरीके से की जाए, तन मन से की जाए। दोस्तों, इसके लिए मन की एकाग्रता और मन की शांति बहुत ही जरूरी है। तो आगे मैं चलता हूं कि किस प्रकार सिविल सेवा की तैयारी करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मेरा मुख्य फोकस सामान्य अध्ययन को लेकर है। सामान्य अध्ययन की तैयारी कैसे की जानी चाहिए, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या सावधानी बरतनी होनी चाहिए, कैसे लेखन शैली विकसित करनी चाहिए, परीक्षा हॉल में हमारी रणनीति क्या होगी, इन सारी बातों पर मैं अभी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, जहां तक सामान्य अध्ययन की बात है, सामान्य अध्ययन काफी विस्तृत सब्जेक्ट है। आप सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नई तैयारी शुरू किए हों या तैयारी करना प्रारंभ कर दिए हों, कर रहे हों, तो उन्होंने देखा होगा इसका सिलेबस काफी विस्तृत है। इसको मैं कोशिश करूं तो दो भागों में इसकी चर्चा कर सकता हूं। पहला, सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु, दूसरा इसकी प्रकृति, सामान्य अध्ययन की प्रकृति, नेचर। देखिए दोस्तों, सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु काफी विस्तृत है, काफी लंबा है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन करना होता है। जैसे पहला है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के बहुत सारे पार्ट्स हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। इसके अलावा भारतीय संस्कृति भी पढ़नी होती है। पुनः ज्योग्राफी की बात करें, भूगोल, तो भूगोल में हमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल, दोनों ही भूगोल का अध्ययन करना होता है। इसमें इसको और हम सब पार्ट करें तो एक तरफ प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी,
आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, इसका अध्ययन करना होता है। तीसरी बात है भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड सुशासन की बात पढ़नी होती है। सिलेबस में ये दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था अगला पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी। इसमें तो करंट रिलेटेड बहुत सारे तथ्य होते हैं, इसलिए काफी चैलेंजिंग भी होता है, काफी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती है। इन सब ह्यूमैनिटी पेपर के अलावे सामान्य विज्ञान, विज्ञान और तकनीक, जिसमें हम लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, थोड़ा बहुत मैथ्स, बीपीएससी वगैरह में मैथ्स भी होता है। इसके अलावा टेक्निक से रिलेटेड रहता है, जो नई नई तकनीक का आविष्कार हो रहा है, नई नई तकनीक डेवलप हो रहे हैं, उन्हें भी पढ़ना होता है। इन सब के अलावे करंट अफेयर्स का काफी रोल होता है। हर एक एग्जामिनेशन में इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, जिसकी तैयारी करना, जिसको अच्छे तरीके से कवर करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ साथ कुछ जीके टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं, फैक्चुअल हो सकते हैं, उसकी भी जानकारी ईयर बुक वगैरह से किया जा सकता है अच्छे तरीके से। साथ साथ अगर कोई विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी करता है तो पीसीएस की तैयारी में स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं। जैसे कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिहार से संबंधित बिहार के इतिहास, बिहार का भौगोलिक इतिहास, भौगोलिक परिदृश्य, राजनीति और अर्थव्यवस्था से बिहार के क्वेश्चन, कल्चर से बिहार के क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी प्रकार यूपी, एमपी, झारखंड या राजस्थान की परीक्षाओं में भी इस तरह से वहां के क्षेत्रीय महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इतना सारा कुछ देखने के बाद तो निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य अध्ययन का जो विषय वस्तु है काफी बड़ा है, विस्तृत है। तो इसका नेचर कैसा होगा? तो सामान्य अध्ययन का नेचर इसके सब्जेक्ट के अध्ययन से ही समझ में आ जा रहा है कि इसका जो नेचर है उसको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, काफी एक्सटेंसिव है, काफी विस्तृत दिख रहा है। दूसरा, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं, सीमा नहीं है कहां से कौन चीज पूछा जाएगा। अनडिफाइंड है, कोई परिभाषित नहीं किया गया है। खासकर प्रारंभिक परीक्षा के जो सिलेबस है उसमें यह डिफाइन नहीं किया गया कि क्वेश्चन कहां से आएंगे, क्या आएंगे। हाँ, कुछ उसका है, प्रश्न जो आते रहते हैं उससे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से प्रश्न आएंगे और उसको हम लोग तैयारी में शामिल कर लेते हैं। तीसरा, फुल ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज है। कभी देखते होंगे प्रश्न का प्रारूप बदलता रहता है, पैटर्न में चेंजिंग आता रहता है, क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में चेंजिंग आता है, कभी क्वेश्चन का रेशियो में अंतर आता रहता है। इस प्रकार इसके नेचर में काफी डाइवर्सिटी, काफी विविधता देखने को मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है, आपके मन में भी उठता होगा कि आखिर तैयारी कैसे की जाए, क्या किया जाना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को आसानी से सफलतापूर्वक पास कर जाए, इस एग्जामिनेशन को सक्सेसफुल होकर हम उच्च पदस्थ हो जाएं। तो मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि स्वाभाविक प्रश्नों के अंतर्गत 2 तरह की बातें इन जनरल शामिल किया जा सकता है। पहला, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, एंड दूसरा, हाउ टू रीड, कैसे पढ़ना है। दिस 2 थिंग्स आर टू मच इंपॉर्टेंट। तो व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, क्या में मटेरियल्स, पाठ सामग्री जो आपको अवेलेबल होता है मार्केट में, आपके पास होता है, वो पाठ सामग्री एक तरफ है, लेकिन उस पाठ सामग्री को पढ़ना कैसे है ये हाउ टू रीड में है। एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्किल, कौशल का विषय है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मटेरियल जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पर्याप्त मात्रा में पाठ सामग्री उपलब्ध है। आजकल इंटरनेट पर भी हर चीज उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि विद्यार्थी के सामने एक बड़ी समस्या होती है कि सब्जेक्ट का तो सिलेक्शन हो गया या जीएस पढ़ना है, तो मटेरियल कहाँ से इस्तेमाल करें, कौन सा मटेरियल सही है, कौन सा मटेरियल सही नहीं है, कौन से मटेरियल को पढ़ने से मार्क्स ज्यादा आएंगे, कौन सा मटेरियल को पढ़ने से हम बेहतर कर सकते हैं, इसके चयन में सावधानी की जरूरत है। तो मैं आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं कि मटेरियल को सिलेक्ट करने में निश्चित रूप से सावधानी बरतें, क्योंकि आप जो पढ़ने वाले हैं वह तो इम्पोर्टेंट है ही है, जो नहीं पढ़ना है उसकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो कभी भी अनावश्यक इकट्ठा करना नोट्स
गाइड, बुक्स, ये ज़्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रेस्क्राइब्ड बुक्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं, उनको पढ़ें, उनकी तैयारी करें। एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें। और इसके लिए मैं अलग से फिर वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी बुक्स किस तरह से पढ़ना चाहिए, इस पर आगे बात होगी। जहां तक स्किल की बात है, हाउ टू रीड, इसमें स्किल को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से बेहतर प्लानिंग की जरूरत है। वी नीड ए बेटर प्लानिंग टू डू द स्टडी एंड गेट द सक्सेस। तो इसके लिए बातें हैं कि कार्य तो दिख रहा है, सिलेबस इतना बड़ा है, तो कार्य बहुत बड़ा दिख रहा है, टाइम हमारे पास कम होता है। साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम विद्यार्थी के पास होता है। कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग और कोई काम करते हैं, किन्हीं के साथ और पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं होती हैं। महिला जो कैंडिडेट है, महिलाओं के साथ एक अलग समस्याएं होती हैं, पारिवारिक, सामाजिक उनकी समस्याएं होती हैं। तो काम ज्यादा है, टाइम कम है दोस्तों। एक चैलेंज है कि किस प्रकार से कम समय में इस अधिक से अधिक कार्य को करके सफलता प्राप्त करें। तो मेरा यहाँ पर यह कहना जायज प्रतीत होता है, इस दुनिया में जब हम आए हैं तो हमारे पास लाइफ भी कम है, छोटा है, जिंदगी छोटी है और जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत सारा काम है, बहुत सारे वर्क्स हैं, बहुत सारा जो जॉब का पार्ट है, घर का, परिवार का, समाज का, देश का, वो काफी बड़ा रखा पड़ा हुआ है। वो सारे कार्यों को हमें एक छोटे से लाइफ में करना है। यह चैलेंज है। निश्चित रूप से इसको करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करेंगे कि हम इस चीज को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसमें 2 चीज बताने की आवश्यकता है। पहला कि व्हाट नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू, क्या नहीं करना है, क्या करना है। होता क्या है कि जब सिलेबस बड़ा देख करके स्टूडेंट्स डर जाते हैं। डरना नहीं है, लड़ना है, तरीके से लड़ना है, सोचना है। थिंक बेटर, नॉट फियर, थिंक बेटर। दूसरा, गिव अप नहीं करना है। बहुत लोग तैयारी करते हैं, समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वो छोड़कर हट जाते हैं, गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, लेबर हार्ड, कठिन मेहनत करना है। तीसरी बात, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अल्पकालीन योजना कि जल्दी से हम 2 महीना में, 6 महीना में या किसी से नोट्स वगैरह लेकर रटकर सिविल सेवा पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का प्लानिंग करना है। एग्जाम ओरिएंटेड प्लानिंग करके पढ़ना है। चौथी बात, अगर आप अभी पढ़ाई स्टार्ट किए हैं, अभी आपने तैयारी करना सोचा है या शुरू किया है, कुछ समस्याएं हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करें, अंडर कॉन्फिडेंट न रहें। और अगर आपने कुछ पढ़ लिया है, 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर पढ़ा है, तो ओवर कॉन्फिडेंट भी ना रहें। मेरा यह कहना है आप व्यवहारिक बने, बी प्रैक्टिकल, कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन ओवर या अंडर ये दोनों ही घातक होता है दोस्तों। इसके अलावा किसी भी परिस्थिति में फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन का शिकार ना हो, हमेशा खुश रहें, मेहनत करें और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, योगा प्राणायाम भी करें और पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक रहें दोस्तों। तो इसके आगे कैसे काम करना होगा, तो जो नॉलेज आपके पास है, आपके पास जो सामग्री है, अरेंज योर नॉलेज, डू एग्जाम ओरिएंटेड कलेक्शन। आप अपने ज्ञान को, नॉलेज को व्यवस्थित कीजिए और एग्जाम ओरिएंटेड कलेक्शन कीजिए। जो मटेरियल्स हैं, जो आपके पास लिखने का कला है, शैली है, वट एवर यू हैव, उसको बेहतर तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड बनाइए, परीक्षा उपयोगी बनाइए। एंड इन लिमिटेड टाइम वट एवर यू हैव, जो आपके पास समय है, जैसे कोई नौकरी कर रहे हैं तो उनके पास बहुत कम समय मिलता है, 10 से 5 नौकरी करना होता है, हो सकता है घर में कभी कभी किसी स्टूडेंट को जो बैचलर होते हैं खाना बनाना पड़ता है, तो उसी स्थिति में उनको जो लिमिटेड टाइम है उसी में प्रभावपूर्ण तरीके से तैयारी को करना है दोस्तों। इसके आगे मैं ये बताना चाहता हूँ, जो परीक्षाएं होती है वो 3 चरणों में होती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के मार्क्स कंबाइंड होकर मेरिट लिस्ट बनाए जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट है, छंटनी के लिए है। तो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा में जो कटअप है, कटअप से थोड़ा ऊपर जाकर आप उसको प्राप्त करें। मेंस और इंटरव्यू पर पूरा फोकस करें, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन पे फोकस करने से आपको बेहतर रिजल्ट सामने आएंगे और मेंस की तैयारी बेहतर होने से पीटी की तैयारी भी आराम से हो जाती है।
तो मेरा यह सजेशन होगा आपको कि मेंस कम पीटी पढ़ें। पीटी की परीक्षा के लिए रणनीति आपकी होगी माइल्स लॉन्ग बट इंच डीप, मीलों लंबा परंतु उसकी गहराई इंच में होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के नहीं, बल्कि लंबाई तक ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी करने की आवश्यकता है। मेरा कहना यह नहीं है कि आप शॉर्टकट में पढ़ें, कम पढ़ें, वन लाइनर पढ़ें, पॉइंट में पढ़ें, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कुछ भी पढ़े, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस वगैरह, उसको एक्सटेंसिव ही पढ़ें। बुक्स को सही तरीके से पढ़ें, नोट्स बनाएं, नोट्स बनाकर बार बार उसको रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद हाँ, उसमें रिसर्च करने की जरूरत है। मेरा ये कहना था, इंच डीप का मतलब रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है। आपको सक्सेसर रिजल्ट देना है, सक्सेस प्राप्त करना है, ये आवश्यकता है यहाँ पर। दूसरी बात है मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा से जस्ट डिफरेंट है दोस्तों। मुख्य परीक्षा में हमें काफी कुछ नयापन आ जाता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा ऑब्जेक्टिव है, जहां ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। वट एवर द क्वेश्चन एंड आंसर गिवन, यू हैव टू ऑप्ट एनी वन ऑफ ए बी सी डी। बिहार में ए बी सी डी ई है। लेकिन मुख्य परीक्षा सब्जेक्टिव है। यू आर इंपॉर्टेंट, हाउ यू राइट, हाउ यू थिंक, हाउ यू प्रेजेंट योर नॉलेज। अगर हजारों स्टूडेंट्स है, हजारों स्टूडेंट्स हजार तरीके से एक ही प्रश्न को लिख सकता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन कोरोना वायरस पे ही लिखने को आता है, कोई क्वेश्चन अगर इकोनॉमिक शटडाउन पे आता है, इकोनॉमी पे आता है, पॉलिटी पे आता है, पार्लियामेंट पे कोई क्वेश्चन आता है, इथिक्स में कोई क्वेश्चन आता है, इतिहास में कोई क्वेश्चन आता है, चंपारण सत्याग्रह पे कोई क्वेश्चन आता है मुख्य परीक्षा में, तो निश्चित रूप से हजारों स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल हजार तरह की होंगी। मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैरी करता है। इसीलिए आपको उन विद्यार्थियों में से सबसे बेहतर होना है, टॉपर होना है, आगे बढ़ना है, तो इसकी रणनीति जाननी काफी जरूरी होती है। तो मुख्य परीक्षा बेसिकली एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव बोथ होता है। मतलब काफी विस्तृत तो पढ़ना ही है, सिलेबस तो है इसका बड़ा। लेकिन जहां पीटी में हम इंच डीप की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर काफी इंटेंसिव, काफी गहराई तक जाके पढ़ना है। उसका अध्ययन, मनन, चिंतन बेहतर तरीके से करना है। इसके अलावा इस परीक्षा में कुछ हद तक बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑप्शन भी होता है कि 4 में से 3 आप लिख सकते हैं, तो सेलेक्टिव हुआ जा सकता है। उसके तरीके होंगे, ऐसा ही किसी को छांटने की जरूरत नहीं है। तो उसमें सेलेक्टिव होने के तरीके बताए जाएंगे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यह परीक्षा काफी कॉम्प्रिहेंसिव, काफी व्यापक है, काफी विस्तृत है। फिर सिस्टमैटिक है, क्रमबद्धता इसमें होनी चाहिए कि एक के बाद आप दूसरा पढ़ना, तीसरा पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं। जैसे आप ज्योग्राफी अगर पढ़ते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी को कोई विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है तो उसको तब तक समझ में वो नहीं आएगा जब तक वो फिजिकल ज्योग्राफी को बेहतर तरीके से नहीं किया हो। तो निश्चित रूप से पढ़ने का क्रमबद्धता होती है, जैसे मैथमेटिक्स में भी होता है। इतिहास में कोई विद्यार्थी अगर वैदिक काल नहीं पढ़ा हो, ऋग वैदिक काल नहीं पढ़ा हो, तो उत्तर वैदिक काल ठीक से समझ में नहीं आएगा। अगर वो पूरा वैदिक काल नहीं पढ़ा हो तो बुद्ध और जैन का काल समझ में नहीं आएगा। अगर वो काल नहीं पढ़ा, महाजनपद काल नहीं पढ़ा, तो मौर्य समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से क्रमबद्धता होती है तैयारी में, इसको मेंटेन करके रखने की जरूरत होती है। दोस्तों, एक ही चीज का, एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग तरीके से लिखने का कारण नजरिया होता है। नजर और नजरिए दोनों दो चीज हैं, काफी फर्क होता है। नजरिया सबके पास भगवान ने दिया है, परंतु नजरिया में काफी अंतर होता है। एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग व्यक्ति से आप राय लेंगे तो उनकी राय अलग अलग होती है, तो यह नजरिया का ही अंतर है, सोच का ही अंतर है। तो आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, आप किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करेंगे। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, और मैं ऐसी बातें, ऐसी शब्द कोई नया नहीं बताने वाला हूं कि वो आपने सुना नहीं होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा। जैसे आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, किसी प्रश्न का उत्तर देना है, सामाजिक समस्याओं का निराकरण करना है, देश की आर्थिक समस्याओं को बेहतर करना है, उसको मिटिगेट करना है, देश का, समाज का, राज्य का विकास करना है, तो आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। तो आपकी सोच बड़ी और वैज्ञानिक होनी चाहिए।
एक बड़ा सोच वाला व्यक्ति ही बड़ा काम कर सकता है। एक साइंटिफिक अप्रोच का व्यक्ति ही किसी काम को बेहतर तरीके से कर सकता है, दूसरों से बेहतर कर सकता है। कंपटीशन ही है दूसरों से बेहतर करने का। दूसरा, मेहनत आपकी कड़ी होनी चाहिए, हार्ड लेबर होना चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए। मित्रों, व्हील पावर स्ट्रांग होना चाहिए, कह देने से स्ट्रांग नहीं हो जाता है। इसके लिए काफी कुछ टेक्निक्स हैं कि व्हील पावर स्ट्रांग करने के क्या तरीके होंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो व्हील पावर को स्ट्रांग करने के लिए मेरे कह देने से, किसी के कह देने से स्ट्रांग नहीं हो जाता है, बल्कि आपको यह करना होता है। इसके लिए आपको श्रद्धा बनानी होती है, विश्वास बनाना होता है। जैसे कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ जाता है, मानसरोवर की यात्रा करता है, बाबा धाम पैदल जाता है, वैष्णो देवी मंदिर पैदल चला जाता है, ऊपर ऊंचाई तक चढ़ जाता है। लोग और कहां कहां चले जाते हैं, मक्का मदीना चले जाते हैं, क्योंकि उनका विल पावर स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा है, उन देवी देवताओं में किसी जगह पे जाने की श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण वह व्यक्ति अपने विल पावर को स्ट्रांग बनाया हुआ है, पक्का बनाया हुआ है, और अल्टीमेटली वो पहुंच ही जाता है। आप भी इसी प्रकार अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा और आप रिजल्ट निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके बाद आपकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो नजरिए की बात है। दृष्टि दूर की होनी चाहिए, नजदीक नहीं, छोटी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। काफी लंबी दूरी तक सोचना है, आगे क्या होने वाला, आगे क्या करना है, देश के लिए, समाज के लिए। आपकी दृष्टि दूर दृष्टि वाली होनी चाहिए और पैनी दृष्टि होनी चाहिए, सटीक सोचने वाला होना चाहिए, शार्प एंड फार विजन होना चाहिए। दूसरा, जब आप आंसर लिखेंगे, इंटरव्यू में बात करेंगे, किसी भी समस्याओं के प्रति विश्लेषण करने की आपकी क्षमता काफी गहरी होनी चाहिए। विश्लेषणात्मक क्षमता काफी गहरी होने की जरूरत है, ताकि एक एक समस्याओं की खोज, समाधान, निराकरण आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये आपके अंदर होना चाहिए। जब आप आंसर लिखेंगे तो स्रोत कहां से आएगा, फैक्ट्स कहां से आएंगे, तथ्य कहां से रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो आपके स्रोत होंगे, फैक्ट्स होंगे, बुक से होंगे, इंटरनेट से होंगे, नोट से होंगे, लेकिन वह सही और वास्तविक स्रोत होने चाहिए। कहीं से ऐसा ही अनावश्यक जहां तहां से किसी आंकड़े को समावेश नहीं किया जाना चाहिए। जैसे पॉपुलेशन संबंधित आंकड़े होते हैं, जीडीपी, जीएनपी से संबंधित आंकड़े होते हैं, बिहार के विकास से, भारत के विकास से संबंधित कुछ होते हैं, मुद्दे होते हैं या आंकड़े होते हैं। तो उन तथ्यों को, उन स्रोतों को विश्वसनीय स्रोतों से ग्रहण करना चाहिए। कुछ सरकारी आंकड़े होते हैं, सरकार के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से पब्लिश होते हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए। कोर्ट का कोई डिसीजन होता है, जैसे आप जानते हैं संविधान के मामले में, राज व्यवस्था के मामले में हमारी संसद ने क्या निर्णय लिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय लिया, ये सब चीज आपको समझना है। और इसके लिए आगे क्या रिक्वायरमेंट होगा, आखिर हम लोग इस तरह से सोच रखें, इस तरह से कार्य करें, इस तरह से परीक्षा को पास करके और देश की सेवा में बेहतर योगदान देने का हमें मौका मिले। इसके लिए क्या आधारभूत आवश्यकता है? तो पहला, बेसिक नॉलेज, किसी भी विषय का आधारभूत ज्ञान सबसे पहली आवश्यकता है। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कुछ भी हो, उसका बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है। इसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ना है, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स पढ़ना है, बेहतर नोट्स बनाना है, खुद का एक्सपर्ट से चेक करवाना है। अगर वहां से आपको चेक कराने के बाद ओके कर दिया जाता है तो आपको उसको आगे कंटिन्यू करना है। इसके साथ साथ चूंकि यह डेली डे टू डे वर्ल्ड में डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपको जागरूक रहना है, एक एक इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। जैसा कभी हमने बताया कि पार्लियामेंट में कोई बात हो रही है, कोर्ट में कोई डिसीजन आया है, तो उससे आपको अपडेट रहना है। देश विदेश में कोई घटनाएं घटित हो रही हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कला में हो, खेल के क्षेत्र में हो, प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित हो, उससे आप अपडेट रहेंगे और अपने नोट्स को भी अपडेट करके रखेंगे। जैसे ज्योग्राफी में अब अर्थक्वेक है, वोल्केनो है, या बहुत तरह का इस तरह की बातें होती है, उसको अपडेट करने के लिए कहीं कोई घटनाएं होती हैं, आप उसको उसमें जोड़ सकते हैं। ऐसा ही पॉलिटी में है, इकोनॉमी में भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। रोज नए नए आविष्कार होते रहते हैं, सरकार की रोज नई नई नीतियां आती रहती हैं,
तो उनको आप अपडेट करें, अपने आंसर को अपडेट कर कर नया बनाते रहें, ये बहुत जरूरी है। और तीसरी बात है आपकी सृजनात्मक क्षमता, किसी चीज को क्रिएट करने की क्षमता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। आपकी सोच, सोचने के तरीके इस तरह के होने चाहिए कि आप नया नया सोच रखें, तभी आप सरकार को नया नया सुझाव दे सकते हैं, नई नई योजनाएं ला सकते हैं। पब्लिक के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए आप बेहतर कार्य कर सकते हैं। और ये मुख्य परीक्षा में आपका जब ये कॉपी में लिखा हुआ दिखेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा कि आपकी सोच कैसी है, एनालिटिकल सोच आपकी है, सृजनात्मक क्षमता है, जागरूकता है, आधारभूत ज्ञान है। ये दिखना चाहिए कॉपी में। मेरा ये पर्पस है कहने का। ये नहीं कि ये बातें जो हो रही हैं यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि इन शब्दों में जो भाव हैं उन भावों को आपको अपने अंदर समाहित करना है और समाहित करने के बाद एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उन सारे भावों को कॉपी में अपने लेखनी से व्यक्त करना है। तब आप एक बेहतर आंसर राइटर हो सकते हैं और आपको बेहतर मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले जो परीक्षक होंगे आपके लेखन शैली से प्रभावित होंगे। चौथा दोस्तों, मैं बात कर रहा था विश्लेषण क्षमता, एनालिटिकल एबिलिटी आपकी बेहतर होनी चाहिए। पहले भी मैंने चर्चा किया था इसी प्रसंग में। तो ये रिक्वायरमेंट है कि बेसिक जो नॉलेज है या अपडेशन हम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी है, लेकिन एनालिटिकल एबिलिटी हमारी है कि नहीं है, विश्लेषण करने की क्षमता हमारी बेहतर होना बहुत जरूरी है। तभी हम किसी विषय वस्तु के सांगोपांग अध्ययन करते हुए उसके प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं। एक ही विषय वस्तु को हम भिन्न भिन्न तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्तों, इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण है आपकी लेखन शैली। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। आप कमेंट करेंगे आज का जो वीडियो है इसके बारे में। अगर आपको अच्छा लगता है निश्चित रूप से मैं अलग अलग वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तो लेखन शैली पर अलग वीडियो बनाकर मैं जरूर भेजूंगा बहुत जल्दी। तो लेखन शैली, राइटिंग स्किल, यह परीक्षा पास करने का सबसे बड़ा अस्त्र है। जैसे ब्रह्मास्त्र बोला जाता है युद्ध में, उस प्रकार से लेखन शैली किसी विद्यार्थी का अगर बेहतर है तो वह कम पढ़कर भी बेहतर नंबर ला सकता है। और किसी की लेखन शैली अच्छी नहीं है तो बहुत ज्यादा पढ़कर भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता है, तो दिक्कत है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट टेस्टिंग फॉर योर नॉलेज बट इट इज टेस्टिंग फॉर योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर नॉलेज। आपके ज्ञान के प्रदर्शन करने के तरीके का जांच करना है, न कि आपके ज्ञान का जांच करना है। इसलिए राइटिंग स्किल बेहतर करने की जरूरत है। राइटिंग स्किल में दो बातें जरूरी है। एक, मौलिकता होनी चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, हर चीज ओरिजिनल दिखना चाहिए। दूसरा, प्रभावपूर्ण शैली होनी चाहिए ताकि आप परीक्षक को प्रभावित कर सकें और उसको मजबूर कर सकें कि आपको दूसरों की तुलना में 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा दे दे। हर प्रश्न में आप 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा लाते हैं, निश्चित रूप से आप हर एक पेपर में 10 नंबर 15 नंबर ज्यादा लाएंगे। आप सोच लीजिए कि आपका पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में कितना मार्क्स आ सकता है, बढ़ सकता है दूसरों की तुलना में। और अल्टीमेटली इतना पढ़ाई करने के बाद आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना होता है, तो परीक्षा भवन की रणनीति बहुत जरूरी है। हालांकि परीक्षा भवन की रणनीति फाइनली परीक्षा भवन में ही बनाई जाती है, लेकिन तैयारी के दौरान ही हमें सोचना होता है बहुत सारा चीज कि एग्जामिनेशन में कैसे काम करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि देयर आर फार डिफरेंस बिटवीन स्टडी रूम एंड एग्जामिनेशन रूम। स्टडी रूम में जो प्रेशर होता है काफी हल्का, कुछ नहीं होता है। टीचर के सामने भी आपका प्रेशर काफी कम होता है, लेकिन वहां परीक्षक के सामने, वहां जब आप जा रहे हैं इन्विजिलेटर के सामने, काफी प्रेशर होता है। यहाँ जब हम काम करते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट अलग होता है, घर का, परीक्षा भवन का इन्वायरमेंट एकदम अलग होता है। इसलिए एग्जामिनेशन हॉल की रणनीति बेहतर बनाने की जरूरत है। अगर कभी इस तरह की आवश्यकता होती है आप कमेंट करेंगे, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और जहां कहीं भी सहयोग की आवश्यकता होगी निश्चित रूप से मैं आपके साथ रहूंगा। ओवरऑल इन सब बातों के बाद दो चीज जरूरी है। इस सब चीज करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये किस प्रकार आप सुबह से लेकर शाम तक, रात तक के टाइम को मैनेज करते हैं और अधिक से अधिक समय पढ़ाई के लिए आप निकाल लेते हैं, अधिक से अधिक समय आप अपने काम पे निकाल लेते हैं और कम से कम समय आप इधर उधर बर्बाद करते हैं। तो समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ये खुद ही इस पर बहुत लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन आप सभी समझदार हैं। टाइम मैनेजमेंट और पाठ्यक्रम का दोहराव, रिवीजन, ये बहुत जरूरी है। ये दो चीज आपको जरूरी है पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए।
इसके बाद दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। तो तैयारी के दौरान कोशिश आप करें मेहनत करने की। कहा जाता है कि आपको एक स्टेटमेंट में बोलता हूँ, सो एन इफोर्ट रीप ए प्रवृत्ति टेंडेंसी। एक कोशिश करें, प्रवृत्ति विकसित करें। सो एन इफोर्ट रीप ए टेंडेंसी, सो ए टेंडेंसी रीप ए कैरेक्टर एंड सो एन कैरेक्टर रीप ए डेस्टिनी। भाग्य। आप जैसे ही कोशिश करेंगे आपके अंदर प्रवृत्तियां विकसित होंगी पढ़ने की, करने की। जैसे प्रवृत्ति डेवलप हो जाएंगी आपका आचरण व्यवहार सब सफल होने वाला हो जाएगा। जैसे आपका व्यवहार और आचरण में सफलता की बात आती है आपके भाग्य खुल जाते हैं और जो आप चाहते हैं निश्चित रूप से आपको वो मिल जाता है। तो ये डेस्टिनी आपके हाथों में है, आपके कर्म में है। जैसे आप कर्म करेंगे आपके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। और कर्म करने के लिए आपकी सोच बेहतर होनी चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होने चाहिए, आपकी सोच एक विनर का होना चाहिए। विक्ट्री वाला साइन आपके हाथों में मैं देखना चाहता हूं दोस्तों। तो मैं कहता हूं आप सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं। और केवल जीनियस शब्द किसी के कह देने से नहीं होता, बिकॉज जीनियस आर मेड 1% इंस्पायरेशन एंड 99% प्रेसिपिटेशन। देयरफॉर यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, खूब मेहनत करें, सही दिशा में मेहनत करें, सही गाइडेंस अवेलेबल कराएं, सही तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। यही मेरी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट दोस्तों। और फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आपने काफी ध्यान से सुना। इसके बाद